लाइट रेज कौन पैदा कर रही है? सन। अगर सन ना हो तो वेव्स पैदा होंगी नहीं होंगी। प्रोडक्शन के लिए मीडियम मैकेनिकल को भी चाहिए, जबकि इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोडक्शन। अगर फैलना हो, प्रोपगेट करना हो, आगे जाना हो, तो फिर मीडियम रिक्वायर नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। तो हमने कहा ऑल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। फर्दर आ गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? तो नोट कीजिएगा, हमने कहा ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अलोंग मूव करें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डायरेक्शन के अलोंग जाएं। जैसे कि नोट कीजिएगा, मेरे पास ये पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये मेरे पास वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही है आगे, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो आगे भी जा रहे हैं और पीछे भी जा रहे हैं, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे और ये फिर आगे। अच्छा, वो तमाम पोर्शंस जहां पर वेव्स के पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड हो गए हैं, जैसे ये पोर्शन है मेरे पास, इसमें वेव के पार्टिकल्स बिकम क्लोजर टू ईच अदर, तो हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन। एंड जहाँ पे वेव के पार्टिकल्स आर फार्दर अपार्ट, जहाँ वो आपस में क्या हो जाते हैं, दूर स्टूडेंट्स हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। मैंने दो पार्ट्स के नाम लिए हैं। सबसे पहले मैं इस पार्ट की बात करूंगा स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। उसके बाद इसकी बात करूंगा, दिस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। क्योंकि कंप्रेशन के अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम हो गया डिक्रीज। वॉल्यूम के कम होने की वजह से लाजमन सी बात है प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। पार्टिकल्स के पास आने से कोलिजन्स इंक्रीज, सो टेम्परेचर इंक्रीज, और डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा। अब करते हैं बात रेयरफेक्शन की। रेयरफेक्शन में उनके आपस में पार्टिकल्स फैल जाते हैं तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और साथ ही नो मोर कोलिजन्स, टेम्परेचर विल डिक्रीज, और डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। पूछा जाता है कि इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। सो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, मुमकिन है कि ये वेव ना यहां से आगे भी चली जाती और यहां से ऐसे पीछे भी जा सकती थी। अच्छा, ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं अब हम, जरा नोट कीजिएगा। अगर तो मैं इस एक्सिस पर एक बड़ी सिंपल सी वेव ड्रॉ करूं ना, तो वो कुछ ऐसा केस बनता है। ठीक है, ये आ गई है अ सिंपल वेव। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये वेव यहां से थोड़ा आगे चली जाती और ये वेव यहां से थोड़ा ऐसे पीछे आ जाती। हमारे पास इस पूरे पोर्शन में
इस एज से लेके इस एज तक जो लेंथ होगी स्टूडेंट्स वो लैम्डा होती है। E1 के क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक भी जो लेंथ होती है वो लैम्डा होती है, और E1 के क्रस्ट के बाद ट्रफ से लेकर ट्रफ तक स्टूडेंट्स जो लेंथ होती है वो क्या होती है, लैम्डा होती है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द लेंथ बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, तो वो लैम्डा बाय 2 होती है हमेशा, वो लैम्डा बाय 2 होती है। व्हाट इज द लेंथ बिटवीन ट्रफ एंड मीन पोजीशन, तो वो लैम्डा बाय 4 होती है। हमें यहां से पता लग गया कि लेंथ ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम फर्दर देखें तो हम बात करेंगे फेज की भी इसके साथ साथ। जैसे कि मैं यहीं पर एक और वेव ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज अ वेव ये लाइन आ गई स्टूडेंट्स। मेरे पास यहाँ पर एक रीजन ये है, जबकि एक रीजन ये है। ये बन गई पूरी वेव। जो लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स वन वेव होती है ना, हम उसको लैम्डा कह रहे होते हैं। फिर हम मिड पॉइंट को लैम्डा बाय 2 कह रहे होते हैं। यहाँ से मीन से एक्सट्रीम लैम्डा बाय 4 होता है, और फिर शुरू से लेकर यहाँ तक 3 लैम्डा बाय 4 होता है। पूरी लैम्डा हाफ लैम्डा बाय 2, उसका भी हाफ लैम्डा बाय 4। मीन से एक्सट्रीम हो गया लैम्डा बाय 4, एक्सट्रीम से मीन हो गया फिर लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 एंड लैम्डा बाय 4 becomes लैम्डा बाय 2। गेन लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, अगेन लैम्डा बाय 4, सो आ गया 4 लैम्डा बाय 4। 4 4 से कट गया, तो आंसर इज लैम्डा। अगर यही बात स्टूडेंट्स मैं करता टाइम पीरियड के लिहाज से, तो नोट कीजिएगा कि ये 0, तो ये फिर टाइम पीरियड t, ये टाइम पीरियड हाफ, ये 1/4, और ये बन जाता 3t/4। अगर मैं यही बात देखता एंगल्स के लिहाज से, तो 0 और 2 पाई रेडियन होता है, इसका हाफ बनता है पाई, उसका हाफ होता है पाई बाय 2, और ये बन जाता है 3 पाई/2। हमारे पास स्टूडेंट्स ये फेज है। कई बार ऐसा होता है वो दो वेव्स में लेंथ का लैम्डा का पाथ का फर्क बता के एंगल का फर्क पूछ लेता है। कई बार होता है एंगल का फर्क बता के पाथ का पूछ लेता है। हमें ये करने के एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला आना चाहिए कि डेल्टा फाई बाय 2 पाई इज इक्वल टू x बाय लैम्डा। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपने इजीली स्टूडेंट्स कर लेनी है याद। यहां से फाई क्या है भला, दिस x इज पाथ डिफरेंस, कि कितना पाथ डिफरेंस है, जबकि दिस फाई इज द फेज डिफरेंस, कि कितना एंगल में फर्क है। तो हम यहाँ से बड़ा सिंपल निकाल सकते हैं। हमें यहाँ से एक बड़ा आसान एमसीक्यू भी स्टूडेंट्स आता है। जनरली कहा यह जाता है कि बताइए इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज पाई/4, अगर पाई/4 होता तो बताएं फेज डिफरेंस क्या होता। क्या हमारे पास फेज डिफरेंस इस केस में λ/2 होता, क्या λ/6 होता, क्या λ/8 होता, या फिर 8 लैम्डा होता। तो जरा नोट कीजिएगा, बड़ी सिंपल सी चीज है। हमने 5 की जगह पुट कर दिया पाई/4, तो ये आ गया पाई/4 और नीचे रहा 2 पाई इज इक्वल टू x बाय लैम्डा।
तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये पाए तो पाए से कट जाएगा। 4 कितना होता है 8, तो x आ जाएगा लैम्डा बाय 8। ऑप्शन इज दिस वन। स्टूडेंट्स यहां तक कोई इशू है तो मुझे बता दें प्लीज। अगर बेटा फर्दर देखें ना तो एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसको स्टूडेंट्स आप लैम्डा बाय टी कह रहे होते हैं। ये है हमारे पास वेव फार्मूला, दिस इज वेव फार्मूला। हम स्टूडेंट्स इसकी वेरिएशंस को दो तरह से जानते हैं। फर्ज कीजिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं सेम रीजन के ऊपर, यानी अप्लाइंग इट ऑन सेम मीडियम, और वो सेम मीडियम या तो एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें। आप जरा नोट कीजिएगा। फर्ज कीजिए स्टूडेंट्स मेरे पास जैसे ये था ना तमाम लाइट वेव्स, तो क्या एनर्जी गैमा की और रेडियो की सेम है? एनर्जी का बहुत फर्क है, फ्रीक्वेंसी का फर्क है, लैम्डा का फर्क है। किसमें फर्क नहीं है? स्पीड में। सबकी स्पीड क्या है? सेम है। अगर मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव्स है, आप बोलेंगे साउंड वेव्स है। अगर हम दोनों एक ही जगह पर मौजूद होंगे तो दोनों की हमारे पास स्पीड क्या होगी प्रोपगेशन की, वो सेम रहेगी। तो याद रखिएगा जब भी मीडियम हमारे पास एयर या वैक्यूम होता है तो कोई भी फर्क स्पीड को नहीं पड़ता, लेकिन उन दोनों वेव्स में से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, दोनों की स्पीड सेम थी, पर उन दोनों में से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ पहले से कम हो जाती है। तो ये था f1 बाय f2 इज इक्वल टू v1 बाय v2। अगर स्टूडेंट्स मैं इस केस में f और लैम्डा का ग्राफ ड्रॉ करूं तो जरा नोट कीजिएगा कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ f एंड लैम्डा। क्योंकि आपस में इनवर्स थे तो ग्राफ को आइसोथर्म की तरह होना चाहिए। हमारे पास ये ग्राफ बनेगा, स्पीड नहीं बदलती, दोबारा बता रहा हूं। सेकंड केस क्या है, अगर कर ले मीडियम चेंज, अब एयर या वैक्यूम के अलावा कोई भी और मीडियम प्लेस कर ले, कोई भी और मीडियम प्लेस कर लीजिए। तो इस केस में अगर मेरे पास ये एक वेव है, तो बस एक वेव ये स्टूडेंट्स, जबकि सेकंड वेव इज दिस वन। अच्छा इन दोनों की ना स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी चेंज है, ठीक है। हम क्या देते हैं, फ्रीक्वेंसी इस लाइट की ज्यादा है, इन्हें मैंने प्लेस कर दिया एक मीडियम के अंदर। अच्छा याद रखिएगा, प्लेस करने के बाद हर वेव की अपनी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, अपनी अपनी जो फ्रीक्वेंसी भी है स्टूडेंट्स वही रहेगी, उस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अपनी अपनी जो फ्रीक्वेंसी भी है स्टूडेंट्स आपकी फ्लो करने की, तो वेव्स की वो ही फ्रीक्वेंसी रहेगी जो मीडियम पर जाने से पहले थी। तो याद रखिएगा कि मीडियम या वेव्स में फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है जो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे मीडियम चेंज हो चाहे ना हो, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यहां पर भी देखें
हमारे पास 2 वेव्स हैं ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी लैम्डा कम होगी, जिसकी एफ ज़्यादा लैम्डा कम। तो उसकी जो एफ एयर या वैक्यूम में थी, वो ही एफ किसी और मीडियम में है। अगर एफ कांस्टेंट हो जाए तो वी डायरेक्ट ऑफ लैम्डा आता है। अगर तो एफ नहीं बदल रही तो फिर उन दोनों में से जिसकी लैम्डा ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, उसी की स्पीड भी ज़्यादा होगी, वो बहुत जल्दी आगे चला जाएगा। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, रेड एंड ब्लू लाइट, रेड एंड ब्लू लाइट है, कहता बताइए इन दोनों में से ग्लास में ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। क्योंकि रेड का लैम्डा ज़्यादा होता है, सो रेड विल मूव फास्टर। स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला बाकी डिस्कस करेंगे हम कल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।